नमस्कार दोस्तों। हरियाणा में एक खुशहाल गांव था जिसका नाम सुल्तानपुर था। गांव के बीचों बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी जहां चौधरी हरिराम अपने 3 बेटों के साथ रहते थे। गांव के लोग चौधरी हरिराम को चौधरी हरिया भी कह देते थे। चौधरी हरिया का नाम आसपास के 10 गांवों में इज्जत से लिया जाता था। उनकी मूछें सफेद हो चुकी थी लेकिन आवाज अब भी कड़क थी। उनके 3 बेटे थे लेकिन तीनों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। सबसे बड़ा शमशेर था, जैसा नाम वैसा काम। उसका पूरा दिन अखाड़े में दंड बैठक लगाने और मूछों पर ताव देने में गुजरता था। उसे खेती बाड़ी के काम में गोबर जैसी बदबू आती थी। उसका सपना था कि जेब में पैसा हो और कोई रुतबेदार पदवी हो। मझला बेटा करमचंद था। वह पक्का बनियाबूदी था। वह खेत में हल चलाने की बजाय अनाज के भाव तोलने और ब्याज जोड़ने में ज्यादा दिमाग लगाता था। उसे लगता था कि खेती में सिर्फ मेहनत है, असली माल तो शहर की दुकानदारी में होता है। तीसरा बेटा सबसे छोटा, जिसका नाम रामफल था, वह सीधा साधा, भोला और कम बोलने वाला था। गांव वाले उसे प्यार से कभी कभी मजाक में मूर्ख या भोला जाट भी कह देते थे। रामफल को न प्रधानी का शौक था, न व्यापार का शौक था, न पैसों का लालच था। उसके लिए तो उसके खेत की मिट्टी ही उसका सोना थी। वह सुबह सूरज निकलने से पहले खेत में पहुंच जाता और बैलों से बातें करता हुआ दिन बिता देता। समय का पहिया घूमा और चौधरी हरिराम बूढ़े होने लगे। एक शाम जब चौधरी अपनी बैठक में बैठे हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे, तभी शमशेर और करमचंद ने आकर अपना फैसला सुना दिया। शमशेर बोला, बापू, अब हमसे यह साजा नहीं निभता। मैं शहर में जाकर रुतबा कमाना चाहता हूँ। मुझे मेरे हिस्से की नगद रकम चाहिए। करमचंद ने भी तुरंत सुर में सुर मिला दिया। बोला, हाँ बापू, खेती में अब धरा ही क्या है। सूखा पड़े तो मरो और बारिश हो तो मरो। मैं तो शहर जाकर कपड़े की आढ़त खोलूंगा। मुझे घर के जेवर और जमा पूंजी में से हिस्सा दे दो। चौधरी हरिया का तो दिल बैठ गया। उन्होंने हुक्के की नली छोड़ी और रामफल की ओर देखा, जो कोने में चुपचाप बैठा अपने लठ पर तेल लगा रहा था। चौधरी ने पूछा, क्यों रे रामफल, तेरी क्या राय है? तेरे भाई तो घर तोड़ने को तैयार बैठे हैं। रामफल ने सिर झुकाकर कहा, बापू, बड़े भाई जो कह रहे हैं ठीक ही होगा। अगर इनका मन यहाँ नहीं लगता तो रोक कर क्या करेंगे। आप इनको इनका हिस्सा दे दो। चौधरी हरिराम ने आस पड़ोस के समझदार लोगों को बैठाया। शमशेर और करमचंद ने पहले से ही सब तय कर रखा था। शमशेर बोला, बापू के पास जो संदूक में नगद रुपए हैं वो मेरे हिस्से में आएंगे। करमचंद बोला, माँ के जेवर और जो अनाज गोदामों में भरा है उसे बेचकर जो पैसा आएगा वो मेरा है। पड़ोस वालों ने पूछा, और रामफल के हिस्से में क्या आएगा? शमशेर ने चालाकी से हंसते हुए कहा, रामफल तो किसान है, इसे खेत में काम करने के अलावा आता ही क्या है। इसे जमीन से प्यार है। इसे हम गांव के बाहर वाली काली बंजर जमीन दे देंगे और साथ में बैल मस्तराम भी इसका। पड़ोस वाले कानाफूसी करने लगे। वह काली बंजर जमीन पथरीली थी, जहां सालों से बबूल के अलावा कुछ नहीं उगा था। यह सरासर अन्याय था, लेकिन रामफल ने उफ तक न की, बल्कि यही कहा, मैं तो चाहता ही यही हूँ कि मुझे वो जमीन मिले। अब आगे पड़ोस वालों की बोलने की हिम्मत भी न हुई। उसने सोचा, भाइयों को खुश रहने दो। मेरे पास मेरे हाथ पैर सलामत हैं। मैं पत्थर का सीना चीरकर भी अनाज उगा लूंगा। रामफल ने अंगूठा लगा दिया और बंटवारा हो गया। शमशेर पैसे लेकर शहर चला गया। करमचंद जेवर लेकर कस्बे की ओर निकल गया। रामफल अपने बूढ़े माँ बाप और उस बंजर जमीन के साथ गांव में ही रह गया। उसे इस बात का बिल्कुल अफसोस न था
कि तुझे काली बंजर जमीन मिली है और तेरे दोनों भाई इतने पैसे लेकर चले गए। उसी गांव की सीमा पर एक पुराना सूखा पीपल का पेड़ था और उस पर एक भूत अपने 3 चेले भूतों के साथ रहता था। भूतों का मानना था कि अगर इन 3 भाइयों को बर्बाद कर देंगे तो उनकी गति हो जाएगी। अब तक उन्होंने 1000 परिवारों को बर्बाद कर दिया था। वे सदा इसी ताक में रहते थे कब किसी परिवार में कलह हो और वे उनको बर्बाद करें। वे कई सालों से हरिया के परिवार को देख रहे थे। जब तक तीनों भाई साथ थे, चौधरी का रुतबा था। भूतों की हिम्मत नहीं होती थी कि उनके काम में टांग अड़ाएं, लेकिन आज परिवार टूट चुका था। मुखिया भूत ने अपनी लाल आंखों से देखा और अपने तीनों चेलों से कहा, देख रहे हो, एकता का बंधन टूट गया है। अब शिकार आसान है। जाओ, तीनों भाइयों के पीछे लग जाओ। शमशेर और करमचंद को लालच में फंसाकर बर्बाद करो। तीसरे ओर नटखट भूत खटपट ने पूछा, सरदार, उस रामफल का क्या करना है? वो तो पहले ही बंजर जमीन लेकर बैठा है। मुखिया भूत हंसा और बोला, अरे उसे तुम हल्के में मत लो खटपट, वो बड़ा खतरनाक है, क्योंकि वो बड़ा मेहनती है। अगर उसने उस बंजर जमीन में फसल उगा ली तो हमारी नाक कट जाएगी। तू जा, उसकी खेती में ऐसी बाधा डाल कि वो रोता हुआ गांव छोड़कर वापस आ जाए। अगले दिन सूरज ठीक से निकला भी न था कि रामफल अपनी काली बंजर जमीन पर पहुंच गया। साथ में उसका बूढ़ा बैल मस्तराम और कंधे पर पुश्तैनी हल था। जमीन ऐसी सख्त थी मानो लोहे की चादर बिछा दी हो। बबूल की कंटीली झाड़ियां और बड़े बड़े पत्थर मुंह चिढ़ा रहे थे। गांव के लोग दूर से देख रहे थे और रामफल पर हंस रहे थे। देखो भाई, रामफल पत्थरों से अनाज उगाने चला है, लेकिन रामफल के कानों पर जूं तक न रेंगी। उसने आसमान की तरफ हाथ जोड़े, धरती को माथा टेका और बोला, ले भाई मस्तराम, प्रभु का नाम ले। और जोर लगा। उधर पीपल के पेड़ पर बैठा खटपट भूत ये सब देख रहा था। वह मन ही मन हंसा और बड़बड़ाया, अरे ओ मूर्ख किसान, तू क्या समझता है इस जमीन पर खेती करना आसान है? अभी देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। जैसे ही रामफल ने कुदाल उठाई, खटपट भूत ने अपनी माया चलाई। उसने हवा में एक मंत्र फूंका। अचानक रामफल के पेट में तेज मरोड़ उठने लगी। ऐसा दर्द मानो किसी ने पेट में चाकू घोंप दिया हो। आम आदमी होता तो जमीन पर लेट जाता या फिर घर भाग जाता, लेकिन रामफल तो देसी जाट था। उसने दर्द महसूस किया। चेहरे पर थोड़ी सिकन आई, लेकिन काम नहीं रोका। उसने अपनी कमर पर बंधे हुए गमछे को और कसकर बांधा। फिर मन ही मन बोला, मुझे लगता है पेट में कुछ गलत खाने पीने का असर है, पर काम के आगे कैसा दर्द। उसने मटके से 2 घूंट पानी पिया और दुगनी ताकत से कुदाल चलाने लगा। खटपट भूत तो दांतों तले उंगली दबाकर बोला, अरे ये कैसा आदमी है, दर्द से तड़फने की जगह और जोर लगा रहा है। जब रामफल ने देखा कि कुदाल से काम धीरे धीरे हो रहा है, तो उसने हल जोड़ने का फैसला किया। उसने मस्तराम के कंधे पर जुआ रखा और हल की मूठ पकड़ी। खटपट भूत को गुस्सा आ गया। वह तुरंत अदृश्य होकर जमीन के नीचे घुस गया। भूत ने जमीन के नीचे से हल की फाल पकड़ ली और मिट्टी को पत्थर से भी ज्यादा सख्त कर दिया। रामफल ने बैल को हाँका, अरे चल मेरे शेर। बैल ने जोर लगाया, पर हल 1 इंच भी आगे न बढ़ा। मस्तराम बैल की सांस फूल गई। उसकी आंखों में लाचारी झलकने लगी। रामफल को ताव आ गया। वह समझ गया कि जमीन में कुछ जरूर गड़बड़ है। उसने बैल को थपथपाया और बोला, तू एक तरफ हट जा बेटा, लगता है इस धरती को मेरी ताकत देखनी है। रामफल ने बैल को हटा दिया और खुद हल का जुआ
अपने मजबूत कंधों पर रख लिया। उसकी भुजाओं की मछलियां तन गई। उसने एक जोरदार हुंकार भरी, या अली या बजरंगबली, और ऐसा जोर लगाया कि जमीन के नीचे बैठा भूत भी हिल गया। रामफल की ताकत के आगे भूत की पकड़ ढीली पड़ गई। कड़कड़ की आवाज के साथ हल चला और सख्त जमीन का सीना चीरता हुआ आगे बढ़ गया। भूत को तो अपनी जान बचानी थी। वह घबराकर बाहर निकला और हाँफने लगा। दोपहर हो चुकी थी। सूरज आग बरसा रहा था। रामफल पसीने से नहाया हुआ था, लेकिन उसने रुकने का नाम न लिया। खटपट भूत अब झुंझला गया था। उसने सोचा, इस बार इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि फिर कभी इधर मुंह न करेगा। रामफल खेत के कोने की सफाई कर रहा था। तभी अचानक उसके पैर में कुछ कांटा सा चुभ गया। उसने देखा कि वहां तो साफ जमीन थी। अचानक एक घनी कंटीली झाड़ी कहां से उग आई। उस झाड़ी ने रामफल की टांग को अजगर की तरह जकड़ लिया था। रामफल गिरा, लेकिन तुरंत संभल गया। उसने गौर से देखा, झाड़ी सामान्य न थी, वह हिल रही थी और उसमें से अजीब सी गुर्राने की आवाज आ रही थी। रामफल की आंखों में अब भोलापन नहीं बल्कि अंगारे थे। वह समझ गया था कि यह कोई कुदरती काम नहीं है। उसने दहाड़ते हुए कहा, अच्छा तो अब पता चला कि मेरी जमीन में रोड़ा अटकाने वाला पत्थर नहीं बल्कि कोई शैतान है। आज मैं तुझे बताता हूँ। रामफल ने न तो कुल्हाड़ी उठाई और न ही दराती। उसने अपने दोनों हाथों से उस झाड़ी को तने समेत पकड़ लिया। उसने अपनी जांघों पर जोर लगाया और पूरी ताकत के साथ झाड़ी को ऊपर खींच लिया। एक जोरदार झटके के साथ झाड़ी जड़ समेत उखड़ गई और जैसे ही झाड़ी उखड़ी, भूत का मायावी रूप टूट गया। रामफल ने देखा कि उसके हाथों में झाड़ी नहीं बल्कि एक काले रंग का लाल आंखों वाला डरावना भूत लटक रहा है। भूत की गर्दन रामफल की लोहे जैसी मुट्ठी में कैद थी। भूत ने रामफल को डराने के लिए अपनी आंखें बड़ी की और भयानक आवाज निकाली, मुझे छोड़ दे आदमी, वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। रामफल डरने की बजाय जोर से हंस पड़ा। उसने पास में रखा अपना तेल पिलाया हुआ भारी सा लठ उठाया और कहने लगा, तू मुझे खाएगा? तुझे शर्म नहीं आती? सुबह से एक गरीब किसान को परेशान कर रहा है। पहले पेट में दर्द किया, फिर हल रोका और अब टांग पकड़ता है। आज यदि मैंने तेरा मोर न बनाया तो मेरा नाम रामफल जाट नहीं। रामफल ने आव देखा न ताव, भूत की पीठ पर लठ रसीद दिया। भूत चिल्लाया, अरे बाप रे, मर गया। रामफल ने दूसरा लठ मारा और ले प्रसाद। भूत जो खुद को बहुत शक्तिशाली समझता था, रामफल के लठ और उसके गुस्से के आगे भीगी बिल्ली बन गया। उसे समझ आ गया कि उसने गलत आदमी से पंगा ले लिया। वह गिड़गिड़ाने लगा, चौधरी मुझे मत मार, मुझसे बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दे माई बाप। रामफल ने लठ हवा में रोका और भूत को गर्दन से पकड़कर अपनी आंखों के सामने लाया। उसकी मूछें फड़क रही थी। रामफल बोला, माफ कर दूं, तूने मेरा पूरा दिन खराब कर दिया। अब बता, तू सीधी तरह मानेगा या तेरी और सेवा पानी करूं? खेत के बीचों बीच दोपहर की धूप में एक साधारण किसान ने अदृश्य शक्तियों को अपनी बाजू की ताकत और हिम्मत से घुटनों के बल पर ला दिया था। दोपहर की चिलचिलाती धूप में रामफल ने खटपट भूत को अपनी मूछों के सामने ऐसे पकड़ रखा था जैसे बिल्ली चूहे को पकड़ती है। भूत थर-थर कांप रहा था। उसके काले शरीर पर रामफल के लठ के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। भूत हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया, चौधरी साहब, मेरी जान बख्श दो, मैं तो बस अपने सरदार के कहने पर आया हूँ, मुझे छोड़ दो, मैं 7 जन्मों तक इस खेत की तरफ मुंह भी न करूँगा।
रामफल ने अपनी आंखें तरेरी और बोला, ना भाई, इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। तूने मेरा पूरा दिन खराब किया है। मेरी मेहनत का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा? तेरा सरदार। भूत ने लालच देने की खूब कोशिश की कि मैं तुझे बहुत सारा सोना दे सकता हूँ, खजाना ला सकता हूँ, बस मुझे छोड़ दे। रामफल हंसा और बोला, बावले भूत, सोना खाने से मेरी भूख नहीं मिटेगी। भूख मिटाने के लिए तो मुझे अनाज पैदा करना पड़ेगा, और जाट की असली दौलत उसकी जमीन और फसल होती है। अगर तुझे जाना है तो मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। भूत ने जल्दी से कहा, मंजूर है, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, जो कहोगे वो करूँगा। रामफल ने उसे जमीन पर पटका और अपने खेत की ओर इशारा करते हुए बोला, देख, ये पूरी जमीन पत्थरों से भरी पड़ी है, मुझे ये बिल्कुल मक्खन जैसी चाहिए। और सुन, हल चलाने में मेरे बैल को तकलीफ होती है, इसलिए आज से तू मेरा बैल बनेगा। जब तक इस खेत में फसल लहला नहीं जाती तू मेरा गुलाम रहेगा। भूत के तो पसीने छूट गए। खेती का काम, और वो भी भूत के लिए। लेकिन रामफल का लठ उसके सिर पर नाच रहा था। मरता न क्या करता। खटपट भूत ने अपनी मायावी शक्ति का इस्तेमाल शुरू कर दिया। उसने एक फूंक मारी और खेत के बड़े छोटे पत्थर हवा में उड़कर दूर नाले में जा गिरे। फिर उसने कंटीली झाड़ियों को ऐसे उखाड़ फेंका जैसे कोई घास उखाड़ता है। जो काम करने में रामफल को महीनों लगते, भूत ने वह काम 1 घंटे में निपटा दिया। शाम होते होते वो काली बंजर जमीन एकदम समतल और साफ हो गई थी। अब बारी थी जुताई की। रामफल ने अपने बूढ़े बैल मस्तराम को पेड़ की छांव में बांधा और उसके सामने हरा चारा डाल दिया। फिर रामफल ने हल्का जुआ भूत के कंधे पर रखा। भूत को शर्म तो बहुत आई, लेकिन पीछे खड़े रामफल की लाठी देखकर वह चुपचाप हल खींचने लगा। भूत की ताकत बेहिसाब थी। वह इतनी तेजी से हल खींच रहा था मानो खेत में ट्रैक्टर चल रहा हो। रामफल पीछे पीछे मजे से चल रहा था और बीच बीच में हुक्का भी गुड़गुड़ा लेता। वह आवाज लगाता, थोड़ी और तेज चल भाई खटपट, उधर कोना रह गया है। उस रात जब पूरा गांव सो रहा था, रामफल और खटपट भूत खेत में पानी लगा रहे थे। नहर सूखी हुई थी तो भूत ने पाताल तक हाथ डालकर भूमिगत जल का स्रोत खोल दिया। सुबह होते होते बंजर जमीन पानी से लबालब थी और जुताई पूरी हो चुकी थी। अगली सुबह जब गांव के लोग उधर से गुजरे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। कल तक जो जमीन पत्थरों और कांटों का जंगल थी, आज वो उपजाऊ मिट्टी की तरह चमक रही थी। गांव के एक ताऊ ने अपना चश्मा ठीक करते हुए रामफल से पूछा, अरे ओ रामफल, यो तूने क्या जादू किया? रात रात में खेत की काया पलट दी। रामफल एक खेत के कोने में बैठा था। वह भूत की तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, कुछ नहीं ताऊ जी, बस थोड़ी मेहनत की है और एक नया मजदूर मिला है, काम का है, बस कभी कभी लठ दिखाना पड़ता है। भूत की मदद और रामफल की देखरेख का असर ये हुआ कि फसल ऐसी हुई कि पूरे जिले में चर्चा हो गई। गेहूं की बालियां इतनी भरी हुई थी कि झुक गई थी। जब फसल कटने का समय आया तो रामफल ने भूत से कहा, ले भाई, अब कटाई भी कर दे। भूत ने हवा बनकर रातों रात सारी फसल काट दी, अनाज को बोरियों में भर दिया। रामफल ने अनाज मंडी में अनाज को बेचा और खूब पैसा कमाया। उसने सबसे पहले अपना टूटा हुआ घर ठीक कराया, फिर गांव में मीठे पानी की एक प्याऊ लगवाई। उसने अपने लिए नई धोती कुर्ता और मस्तराम बैल के लिए बढ़िया सी घंटी खरीदी। भूत अब तक खेती करके इतना थक चुका था कि वह भूतगिरी भूल गया था। जब सारा काम निमट गया
तो खटपट भूत हाथ जोड़कर रामफल के पास आया। बोला, चौधरी साहब, अब तो फसल भी कट गई और पैसा भी आ गया, अब तो रिहा कर दो, मेरी कमर टूट गई है। रामफल ने अपनी मूछों पर हाथ फेरा और गंभीर होकर बोला, काम तो तूने बढ़िया किया है, पर अभी नहीं, अभी तो मेरे भाइयों का हिसाब बाकी है। जब तक वो सुधर नहीं जाते तुझे यहीं रहना पड़ेगा। वैसे भी तुझे अब खेती की आदत हो गई है, भूत बनकर क्या करेगा, यहीं रह, दूध दही खा और काम कर। भूत ने अपना माथा पीट लिया। वह समझ गया कि वह एक ऐसे जाट के पल्ले पड़ गया जो खून पसीना बहाने में विश्वास रखता है, चाहे वो खून पसीना भूत का ही क्यों न हो। समय अपनी रफ्तार से घूम रहा था। एक तरफ रामफल की काली बंजर जमीन अब सोना उगलने वाली धरती बन चुकी थी, उसकी हवेली पक्की हो गई थी। द्वार पर 2 दुधारू भैंसें बंधी थी। अनाज के गोदाम ऊपर तक भरे थे। रामफल अब पूरे इलाके में चौधरी रामफल के नाम से जाना जाने लगा। वहीं दूसरी ओर उनके दोनों भाइयों का उन दोनों भूतों ने बुरा हाल कर दिया था। शमशेर, जो पहलवानी के घमंड में शहर गया, वह वहां पुरानी संगत में पड़ गया। शहर की चकाचौंध और जुए की लत, जो असल में दूसरे भूत की माया थी, उसने ऐसा जकड़ा कि सारा पैसा खत्म हो गया। जिस शरीर पर उसे नाज था, अब वह कमजोर हो चुका था। उसके पास कपड़े तक न बचे थे। मजला भाई करमचंद, जो बड़ा व्यापारी बनने गया था, उसे भी बड़ा घाटा हुआ। उसकी दुकान में आग लग गई। कर्जदारों ने उसका सब कुछ छीन लिया। वह भी पाई पाई को मोहताज हो गया। आखिरकार दोनों भाइयों के पास कोई रास्ता न बचा तो शर्म और भूख से बेहाल होकर वे वापस उसी गांव सुल्तानपुर की ओर चल पड़े जिसे वे कभी छोड़ कर के गए थे। शाम का समय था। रामफल अपनी बैठक में चारपाई पर बैठा ताजा दूध पी रहा था। उसका वफादार नौकर, जो असल में खटपट भूत था, वह उसके पैर दबा रहा था और हुक्का भरकर ला रहा था। तभी दरवाजे पर 2 भिखारी जैसे दिखने वाले आदमी आए। रामफल ने गौर से देखा। धूल से सने चेहरे और झुकी हुई कमर। रामफल चौंक गया। अरे भाई शमशेर, अरे भाई करमचंद। वह तुरंत खाट से उठा और नंगे पैर दौड़ पड़ा। उसने अपने भाइयों को अपने गले लगाया। शमशेर और करमचंद की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सोचा था कि रामफल तो उन्हें धक्के मारकर निकाल देगा या फिर ताने मारेगा, लेकिन रामफल की आंखों में सिर्फ अपने भाइयों के लिए प्यार प्रेम था। रामफल ने आवाज लगाई, अरे ओ खटपट, जल्दी से गुड़ और दूध लेकर आ, मेरे भाई आए हैं। भाइयों ने पेट भर खाना खाया तो जान में जान आई। फिर करमचंद ने चारों तरफ देखकर पूछा, रामफल भाई, हमें माफ कर दे। हमने तुझे बंजर जमीन देकर धोखा दिया था, लेकिन भगवान ने तेरा साथ दिया है। पर भाई सच बता, उस पथरीली जमीन से इतना धन कैसे आया? क्या तुझे कोई गड़ा हुआ खजाना मिला है? रामफल ने मूंछों पर ताव दिया और हंसा। फिर उसने कोने में खड़े खटपट को अपने पास बुलाया। रामफल बोला, खजाना तो नहीं मिला भाई, पर खजाने का बाप मिल गया। रामफल ने सारी कहानी अपने भाइयों को बताई कि कैसे भूत ने उसे परेशान किया, कैसे उसने हार नहीं मानी और कैसे अपने लठ के जोर पर उसने मुसीबत यानी भूत को ही अपना गुलाम बना लिया। रामफल ने कहा, भाई मैंने बस एक ही बात सीखी है, अगर किसान मेहनत से न डरे और मुसीबत की आंखों में आंखें डालकर खड़ा हो जाए तो भूत प्रेत क्या, भगवान को भी छप्पर फाड़ कर देना पड़ता है। ये सब सुनकर दोनों भाइयों का सिर शर्म से झुक गया। तभी खटपट भूत ने हाथ जोड़कर कहा, चौधरी साहब, अब तो आपके भाई भी आ गए। आपके घर में अब काम करने वाले बहुत हाथ हैं। मैंने आपकी बहुत सेवा की, अब मुझे मुक्ति दे दो। रामफल ने गंभीर होकर सोचा। उसने भूत की आंखों में देखा और बोला,
देख खटपट, तूने मुझे परेशान करने की नीयत से शुरुआत की थी, पर अंत में तूने मेरा साथ दिया। तेरी वजह से मेरी जमीन सुधर गई। जा भाई, आज मैं तुझे आजाद करता हूँ, पर याद रखना अब किसी मेहनती गरीब को मत सताना। भूत बड़ा खुश हुआ। उसने रामफल के पैर छू लिए, फिर बोला, धन्य हो चौधरी, मैंने बहुत से इंसान देखे हैं, पर तेरे जैसा जिद्दी और मेहनती कभी नहीं देखा। आज के बाद मैं सुल्तानपुर गांव की तरफ देखूंगा भी नहीं। यह कहकर भूत हवा का बवंडर बना और हमेशा के लिए गायब हो गया। भूत के जाने के बाद रामफल ने अपने भाइयों की ओर देखा। शमशेर बोला, रामफल, अब हम कहाँ जाएंगे? हमारा तो सब लुट गया। रामफल ने अपना भारी सा लठ उठाया और शमशेर के हाथों में थमा दिया। उसने कहा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यह घर, यह जमीन सब आपका है। भूत तो चला गया, पर जमीन अभी भी प्यासी है। शमशेर भाई, तुम शरीर से तगड़े हो, कल से हल तुम चलाओगे। करमचंद भाई, तुम हिसाब किताब के पक्के हो, तुम मंडी का काम संभालोगे। रामफल फिर बोला, मगर मेरी एक शर्त है, आपको लालच छोड़ना होगा। हम जाट हैं, हमारा धर्म मिट्टी की सेवा करना है, मुफ्त की रोटियां तोड़ना नहीं। तीनों भाई फिर एक हो गए। गांव वाले कहते हैं कि उस दिन के बाद रामफल के खेत में जितनी फसल हुई उतनी पहले कभी नहीं हुई। बिना किसी भूत के, सिर्फ तीनों भाइयों के पसीने और एकता की बदौलत। इस कहानी से सीख ये मिलती है कि जीवन में मुसीबतें रूपी भूत तो बहुत से आएंगी, लेकिन अगर इंसान के पास हिम्मत का लठ और मेहनत का जज्बा हो तो वह बंजर धरती से भी सोना उगा सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।